ओके तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। क्या है? ऑफिशियल। आपको यहाँ पर लोगो भी दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड का लोगो है। तो यहाँ पर केवल कहने के लिए यह ऑफिशियल मॉडल पेपर है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा गलती दिया है कि भैया कोई प्राइवेट प्रकाशन भी इतना ज़्यादा गलती नहीं करता है जितना इसने दिया है। केवल मैं एक मॉडल सेट पढ़ा हूँ इसका, और उसमें हमको लग रहा है कि 5-10 को ऊपर गलती बैठा गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 मॉडल पेपर है इसमें, तो भैया कितना ज़्यादा गलती होगा। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और मैं यहाँ पर जो गलती है ना उसका प्रूफ दिखा आपको दिखाऊंगा कि भैया यह गलती है, इसका सही आंसर यह है, ताकि आपको भी लगे कि भैया यह गलती है। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, और जो सही है उसको ही टिक मार के याद करना हो तो याद कीजिएगा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह मॉडल पेपर है और इसी से क्वेश्चन आता है, आप सभी को भी पता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला नंबर क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? आपको क्या बताना है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन एक पुस्तक है, इसकी रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अम्बेडकर है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह भीमराव अम्बेडकर है, और इनकी रचनाएं में आप देखेंगे तो राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरा नंबर सवाल की। तो दूसरा नंबर सवाल है यहाँ पर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो भैया फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख दिया है कि काली चमचमाती हुई स्ट्रीमल एंड। तो भैया अब इसमें क्या बताना है? काला रंग का था तो इसमें ऑप्शन नंबर ए काला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर सवाल है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपन्न एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सर्वविध संपन्न एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? यहाँ पर भारत लिखा है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। भारत किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में भारत है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पंक्ति लिखा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में, यह पंक्ति किस पाठ का है वही आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाया जाती है, ये पंक्ति किस पाठ का है? आपको मैं दिखा देता हूँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी में नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो याद देखिए, मैं आपको दिखा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि यह क्वेश्चन यहाँ का है, यह यहाँ से लिया गया है, ताकि आपके मन मतलब क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन जो कहते हैं ना, वहीं आपको मतलब दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं दिखा कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ किसकी रचना है? तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपके बुक में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेंडलीफ किसकी रचना है? गुणाकर मूली जी का रचना है। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आप लोग यहाँ पर बुक में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में लिखा रहता है। ठीक है, किस लिपि में? नंदी नागरी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? नंदी नागरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सातवां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो भैया इसका भी सबूत देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या लिखा है? कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किनको? उन्हें यानी अमरकांत जी को। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर किधर है? ऑप्शन नंबर बी यानी कथा लेखन सही आंसर होगा। ठीक है, अब आठवां नंबर सवाल है कि बहादुर कैसा लड़का है? बहादुर कैसा लड़का है, रुकिए मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? हंसमुख और मेहनती। तो हंसमुख और मेहनती कहाँ है? किधर गया? हंसमुख और मेहनती ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है बहादुर कैसा लड़का था? हंसमुख और मेहनती लड़का था। ठीक है, अब 9वां नंबर सवाल है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो भैया वहीं पता लग रहा है कि परंपरा यहाँ पर दे दिया है, तो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन ऑमलेट नहीं खाता था? तो भैया इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे, किधर गया? सी नंबर ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बाबूजी। तो भैया बाबूजी इसका सही आंसर नहीं होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सबूत।
तो यहाँ पर देखिए सबूत, यहाँ पे क्या लिखा है, रश्मि बाजपेयी पूछी है सवाल, और कौन बता रहे हैं, बिरजू महाराज जी बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाँ मैं आमलेट नहीं खाता था, ये कौन बोल रहा है, बिरजू महाराज जी ने बोला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिरजू महाराज जी ने ही बोला है कि मैं आमलेट नहीं खाता था। समझ में आ रहा है? तो यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सही आंसर होगा बिरजू महाराज जी, लेकिन भैया बिहार बोर्ड का क्या ही कह सकते हैं यार, वो दे दिए हैं बाबूजी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर 11वां नंबर सवाल में दिया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे सबूत देख लीजिए, क्या लिखा है, अशोक वाजपेयी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या लिखा है, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे किधर है, परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है परमानंद वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब 12वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विलेनोवे क्या है। विलेनोवे क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, विलेनोवे लॉ एवेन्यू, अर्थात यानी एवेन्यू का एक नया गांव है। क्या है, नया गांव है। ये मतलब फ्रेंच लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस का एक नया गांव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्रांस का एक छोटा सा गाँव है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो भैया इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, मैं गलत नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको इसका आंसर विद प्रूफ मालूम हो तो भैया आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसमें तो दिया है दीदी, यहाँ पे देख रहे हैं 13 कितना दिया है, 13 का ऑप्शन नंबर बी भी दिया है, तो हमको इस पर विश्वास नहीं है भाई। आप लोग बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, विद प्रूफ दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब 14वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 यानी अयोध्या में हुआ था इनका जन्म। तो याद रखना है, ये सब याद रखना है भाई। ठीक है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तो 14 तक हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन में है, भाई बोरिंग फील मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपका सारा चीज़ यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 15वां नंबर क्वेश्चन में कि जीवन में आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। अब देखिए ये भी, इसका भी आंसर गलत दिया है बिहार बोर्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मैं उसको सबूत भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 15 का कितना दिया है, किधर गया, 15 का ए दिया है। अब बोलिए ये गिरजा देवी के संगीत, इसका कोनो इसमें चर्चो नहीं है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, रुकिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई। मतलब कौन गायिका बहन है, रसूलन बाई और बतूलन बाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहाँ से गिरजा बाई हो, कहाँ से मिला दिए हैं, ये मतलब इतना किस बढ़ता है नहीं, सब पर दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अभी मार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से ही क्या हुआ, वे भी इम्प्रेस हुए और उनका भी इस फील्ड में क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब यहाँ पर 16वां नंबर क्वेश्चन है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो भैया हर कोई जानता होगा इसका आंसर संस्कृति की। ठीक है, अब यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ 17वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर कौन नहीं बताएगा भाई, हर साल हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो 1869 किधर, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी को महात्मा किसने कहा, इसका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। रुकिए मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या कहा था, महात्मा कहा था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 19वां नंबर सवाल है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीटर ब्रूक का। यहाँ पर सबूत भी आप लोग देख लीजिए कि पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल में प्रस्तुत किया जाने वाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 20वां नंबर सवाल कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते हैं या किसे समझते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपनी माँ, किधर है, अम्मा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्मा को क्या करते थे, अपना जज कहिए या एग्जामिनर कहिए या मतलब जो भी कहिए आप उन्हीं को समझते थे। ठीक है, मैं यहाँ पर सबूत भी दिखा देता हूँ कि याद हो जाए आपको। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है। ठीक है, ये नहीं कि आए रटा मारना शुरू कर दिए, रटा मारिएगा तो यहीं पे भूला जाइएगा, वहीं आप किताब में खोज खाज के याद कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 21वां नंबर सवाल है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ कि कहाँ से किस
शब्द का उच्चारण होता है, मतलब किस अक्षर का उच्चारण होता है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उसको देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इससे से बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो दो का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी यानी दांत से होता है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो भैया कोई भी बता सकता है, निः जोड़ छल निश्चल हो जाता है, विसर्ग संधि है यहाँ पर। तो ये सब आसान सवाल है। अब यहाँ पे 29वां नंबर सवाल है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपको बताना है। ठीक है, यानी इनमें से 3 गो ऑप्शन में गलत दिया है और 1 ऑप्शन सही दिया है, वहीं आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्मारण। स्मारण नहीं होता है, क्या होता है, स्मरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैथिली। मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनाधिकार। अनाधिकार दिया है, तो अनाधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, 9 के बाद में आकार होता है। अब ऑप्शन नंबर डी में दिया है वाहिनी, तो यही एक करेक्ट है। ये 3 गो गलत है, तो यही ना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। वाहिनी का मतलब होता है वाहक, ढोने वाला। ठीक है, अब 24वां नंबर सवाल में दिया है कि मई शब्द संज्ञा है, मतलब मई कौन सी संज्ञा है, वहीं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्यों है, क्योंकि महीना का नाम है, और आप जानबे करते हैं कि किसी खास व्यक्ति वस्तु या मतलब कुछ भी का अगर खास नाम हो जाता है, यानी मैं मनुष्य हूँ तो मेरा नाम नवीन है, तो क्या हो गया, नवीन यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार यहाँ पर महीना का नाम एक मई है, इसलिए मई क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर 26वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द यहाँ पर देखिए, तद्भव, देशज, तत्सम और विदेशज का आ गए, पहले अर्थ समझ लीजिए कि क्या होता है। 2 मिनट दीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए। तत्सम का मतलब होता है कि तत्सम, यानी संस्कृत का जो मेन शब्द होता है ना, मतलब एकदम ओरिजिनल, उसको तत्सम कहते हैं। उसी में थोड़ा सा मिलावट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और देशज का मतलब होता है देश में बोले जाने वाले, ठीक है, देश में नहीं, मतलब किसी खास स्थान में बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे क्या होगा, लोटा हो गया, डिब्बा हो गया, डिबिया हो गया, तेंदुआ हो गया, सब क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। देशज का मतलब समझो करते हैं, विदेशी भाषा होता है, लेकिन उसका हम लोग प्रयोग अपने भाषा में कर लेते हैं। जैसे बम हो गया, बम हम लोग का भाषा है। एरोप्लेन हो गया, तो एरोप्लेन हम लोग का भाषा है, एरोप्लेन इंग्लिश भाषा है, तो उसका यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब बम का सही अर्थ क्या होता है, बम का सही अर्थ होता है विस्फोटक। ठीक है, एरोप्लेन का सही अर्थ क्या होता है, हवाई जहाज। तो मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं, विदेशी भाषा का यूज हम लोग कर लेते हैं ना, तो उसी को हम विदेशी भाषा कहते हैं। तो भैया तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कपूर क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन की। तो 27वां नंबर क्वेश्चन है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो भैया जानबे करते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें कैसे, इसको स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, आकार लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, श्याम में अगर आकार लगा देंगे तो श्यामा। श्यामा किधर है, ऑप्शन नंबर डी में श्यामा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की। तो 28वां नंबर क्वेश्चन है कि डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण है। अब देखिए, डाल पर अधिकरण में पर, तो अधिकरण ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण में पर यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो भैया कारक पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब इसमें क्या करना है, संस्कृत थोड़ा मोड़ा एनो करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा नियम कानून जानना पड़ता है। इसमें क्या है, कर्ता ने करण से सब भाई कौन नहीं याद कर सकता है, भाई सबको याद होगा, सब छठा सातवें का सवाल है। तो भैया इसका आंसर हर कोई दे सकता है, मुझे जहाँ तक आशा है। डाल पर चिड़िया यानी अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है, यहाँ पर क्या है, यह है, तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी यानी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 30वां नंबर सवाल कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया है, यह किस काल का उदाहरण है। खा लिया है जन्म करते हैं, वर्तमान काल किधर है, ऑप्शन नंबर ए में वर्तमान काल है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 31वां नंबर सवाल है कि पुष्प शब्द है, पुष्प जन्म करते हैं, तत्सम किधर है, तत्सम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्पम नहीं सुने हैं भाई, संस्कृत का एक वर्ड है, इसका तद्भव क्या होगा, फूल हो गया। जन्म करते हैं भाई, ये सब में बताने वाला बात है। अब 32वां नंबर सवाल कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, ठीक है, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं। तो भैया जन्म करते हैं, योग ऋण हो जाता है, योग ऋण किधर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर योग ऋण के जगह पर अगर ऋण यौगिक शब्द कह देता है तो उसको भी आप लोग करेक्ट मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। इसका उदाहरण आप लोग देख लीजिए, यहीं पर आप लोग देख लीजिए, शूलपाणी। शूलपाणी किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, क्या कि त्रिशूल कौन धारण करते हैं, शिव जी धारण करते हैं। तो ये क्या हो गया, योग ऋण का एक एग्जाम्पल हो गया।
अब 33वां नंबर सवाल है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो भैया पारा उपसर्ग है, पारा किधर है? ऑप्शन नंबर डी में पारा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट रहेगा। पारा जोड़ जय यानी दूसरे की जब जय हो जाती है तो उसे हम पराजय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 34वां नंबर सवाल है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है वही आपको बताना है। तो त्यागी शब्द किससे बना है वह मैं बता देता हूँ। त्यज जोड़ ई से मिलकर क्या बना है? त्यागी बना है। ठीक है, तो इसमें हर्षई नहीं दीर्घई जो ई होता है वही जुड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दीर्घ ई दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 35वां नंबर सवाल में कह रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण है, तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चचेरा। वह मेरा चचेरा भाई है, यानी हम अपने भाई मतलब जो हमारे साथ है चचेरा भाई, तो उसकी विशेषता हम कैसे बता रहे हैं, मतलब उसकी पहचान हम कैसे बता रहे हैं? चचेरा से बता रहे हैं, तो चाचा से क्या हो गया? चचेरा विशेषण हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चचेरा। अब 36वां नंबर सवाल है कि शूलपाणी कौन सा समास है, तो भैया मैं यहाँ पर समास अगर समझाना शुरू करूँ तो दिक्कत हो सकता है आपको भी और मुझे भी दिक्कत हो सकता है, बहुत देर लग सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देखिएगा तो 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। एक सर हैं कि मैडम है वहीं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो शूलपाणी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अब 37वां नंबर सवाल है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, वहाँ पे क्या बताए थे? शुद्ध शब्द बताए थे, लेकिन यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राम ने पुस्तक खरीदा, बी में दिया है राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राम ने पुस्तक खरीदा। तो अब 38वां नंबर सवाल कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दे दो। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन नहीं उदाहरण दे सकता है भाई? दूध, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, द्रव्य। अब इसमें कौन बताने वाला बात है भाई संज्ञा सर्वनाम में? अब यहाँ पर 39वां नंबर सवाल कह रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, वाक्य वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूछता रहता है हमेशा, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ कि सरल वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है, संयुक्त वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है और मिश्र वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव शब्द का विलोम है। सजीव शब्द का विलोम भाई कौन नहीं बता सकते यार? निर्जीव, निर्जीव किधर है? ऑप्शन नंबर बी में निर्जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर सवाल से फिर किताब वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो आइए अब इसका व्यवस्था बनाया जाए। अब देखिए कह रहा है कि जपूजी किसकी रचना है, तो भैया मैं आपको सबूत दिखा दे रहा हूँ, ये सबूत का जमाना आ गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जपूजी किसका रचना है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गुरु नानक जी का रचना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु नानक जी। अब यहाँ पर 42वां नंबर सवाल कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सबूत के लिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया। ठीक है, 21 कविता का है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, अब रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि रसखान जी जो प्रेम वाटिका की रचना किए हैं वह किस प्रकार की रचना है, मतलब धार्मिक है कि कारुणिक है कि भक्ति पराक है कि प्रेम निरूपण संबंधी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसका कोई आंसर बता सकता है। प्रेम वाटिका है, वहीं पता लग रहा है कि इसमें प्रेम कहानी होगा, तो प्रेम निरूपण संबंधी सब क्या है? रचना है। यहाँ पे आप सबूत भी देख लीजिए, यहाँ पे आप सबूत भी देख लीजिए, किधर गया? प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं। समझ में आ रहा है? अब 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत क्या बोलते हैं प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी घनानंद का। तो यहाँ पर आप लोग सबूत भी देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। किनके? भाई घनानंद भाई के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और गलती यहाँ पर पकड़ा गया है बिहार बोर्ड भाई साहब का। ठीक है, कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो पहले मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। तो भैया आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा रसिक समाज की रचयिता कौन है? प्रेमघन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिया है, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। 45 ना है, 45 का इधर किधर, इधर मैं दिखा देता हूँ। 45 का आंसर दिया है ए नंबर, यानी इनका कहने का मतलब यह है कि घनानंद जी इनका रसिक समाज का रचना किए हैं। तो भैया इस साफ साफ यहाँ पर गलत दिख रहा है,
बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, ए नहीं बी होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीणा किनकी रचना है। आपको यहाँ पर देख रहा होगा वीणा किनकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किधर गया, ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सुमित्रा नंदन पंत किधर है, सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो एक कवि है उनका जन्म कब हुआ था। बोले हैं ना जन्म और मृत्यु सब याद रखना है। देख रहे हैं कितना सवाल पूछ दिया है। तो 47 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ हुआ था, बेगूसराय यानी बिहार के कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। आपको क्या बताना है कि आमने सामने जो काव्य रचना है वह किनका रचना है। तो यहाँ पे सबूत देखिए भैया, आमने सामने किनका रचना है, कुंवर नारायण भाई साहब का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 49 नंबर सवाल कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घर के दरवाजे पर। आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए बूढ़ा चौकीदार कहाँ मिलता था, घर के दरवाजा पर। अब देखिए यहाँ पर 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुर्की के महाकवि हिकम्मत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है। तो भैया आप लोग यहाँ पर सबूत देखिए पहले, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकम्मत, यहाँ पर नाजिम नहीं ना दिया है, केवल हिकम्मत दे दिया है। तो नाजिम हिकम्मत इनका पूरा नाम है। इनकी कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल जी ने किस पुस्तक में किया है, पहल पुस्तिका में कर दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पहल पुस्तिका में किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 51 नंबर सवाल कह रहा है कि रेने मारिए रिल्के की माता का क्या नाम था। ठीक है, तो इनके माता का नाम था सोफिया यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग भी, रेने मारिए रिल्के है, इनके माता का नाम क्या है, सोफिया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर 52 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है कि किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक एवं सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो भैया सुमित्रा नंदन पंत वही ना प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताते थे। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। रुकिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपके बुक में। यहाँ पे आप लोग बुक में देख लीजिए, लिखा है कि नहीं, ये कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो आप लोग बुक में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीयता दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, भारतीयता कछु ना अब भारत में दरअसत। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ कि भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे दिया है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। तो आप लोग समझ गए ना, क्या दिखाई नहीं देती है, भारतीयता। अब देखिए यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो जन्म और जीवन व्यर्थ है। यहाँ पे गुरु नानक जी ने पहले ही लिख दिया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, यानी जगी का मतलब होता है कि संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि राम नाम अगर नहीं जपते हैं आप तो आपका जीवन व्यर्थ है, मतलब आपका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 55 नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक की रचना किसने किया है। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी यज्ञ जी ने इसका रचना किया है। आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, उत्तर प्रियदर्शी कौन रचना किए हैं, यज्ञ जी ने रचना किया है। ठीक है, अब 56 नंबर सवाल कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ जाती है, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्दित है। तो भैया मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। तो भैया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ती है। यह कविता कौन पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर का कविता है। कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। तो इसमें जनतंत्र का जन्म किधर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पर डेट कितना बार पूछा है, हमको लग रहा है कि 4-5 बार डेट पूछ दिया है। तो जन्मदिन याद रखना है, सब कवि का जन्मदिन याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1927 ईस्वी में। यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिए, 19 सितंबर 1927 ईस्वी में क्या हुआ था, कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ, किसका जीवन क्रम पूरा हुआ वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मक्खी का। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सबूत,
आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद कविता है, इसमें क्या हो रहा है, एक मक्खी का नींद पूरा हो रहा है, मतलब जीवन क्रम पूरा हो रहा है, ठीक है। अब 59 नंबर सवाल है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनका अंतिम काव्य का नाम क्या है, लोकायतन। यानी 59 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए लोकायतन, ठीक है। अब है देखिए 60 नंबर सवाल कैसा दिया है, क्वेश्चन ने गलती कर दिया है। मानव का रचना हुआ, रचा हुआ तो रचना हुआ, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता में उदित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये हिरोशिमा कविता है, ठीक है, इसी में यह उदित है। क्या लिखा है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, ये किस कविता का है, हिरोशिमा कविता का है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी हिरोशिमा। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए शब्द है। अब देखिए इतना आसान सवाल पूछ दिया। कहने का मतलब यह है कि कविता रचने वालों को हम क्या कहते हैं, भाई कवि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है वहीं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बराबर मानना, यानी सबको समान दृष्टि से देखना। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि जज सबको एक आंख से ही देखता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब सबको बराबर लेकर चलता है जज, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पे क्या होगा, बराबर मानना होगा। लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड का करतूत देखिए क्या किया है, कितना नंबर है, 62 का। देखिए यहाँ पर 62 का ये दिया है, यानी प्रतिकूल कार्य। अब यहाँ पे प्रतिकूल कार्य कैसे होगा भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर सबूत में मैं दिखा दिया हूँ कि क्या होगा इसके आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी बराबर मानना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यरो लव क्या है। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक को हम क्या कहते हैं, मतलब क से लेकर मत तक को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यरो लव को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और स यानी तालाबे स, मूर्धन्य स और दंत स को हम क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब 63 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतस्थ व्यंजन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद बताइए। यशोधरा का संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे जो विसर्ग संधि पढ़े होंगे उनको एकदम क्लियर मालूम होगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि जो शब्द है वह कौन संज्ञा है, वहीं आपको बताना है। तो भैया हरि क्या है, यह किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है। तो भैया पदबंध के बारे में अगर मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँ तो संभव नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे उस वीडियो पर चल जाइएगा, ठीक है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको पदबंध के बारे में फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। इधर भी पदबंध का क्वेश्चन आया था और आगे भी आने वाला है। तो पदबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी, किधर गया, यहाँ पर भी पदबंध है, ठीक है। तो पदबंध के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी ले लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद देखिएगा, अभी बहुत गलती है तो उसको मैं आगे सोल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, किधर गया, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी संज्ञा पदबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। सब, यहाँ पर क्या है, सब धन, मैं धन की विशेषता बता रहा है सब, ठीक है। तो सब क्या है, सब एक परिमाणवाचक शब्द है, ठीक है। यह परिमाणवाचक मतलब यह परिमाण को बताता है, कितना है, सब, ठीक है। तो यहाँ पर सब है, भले अनिश्चित है लेकिन यहाँ पर परिमाण बता रहा है ना, मतलब क्वांटिटी बता रहा है ना कि इतना धन है इसके पास। तो यहाँ पर परिमाण बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो गया, यानी परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में दिया रहता कि यह निश्चित परिमाण बोधक है कि अनिश्चित परिमाण बोधक है, तो आप क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाण बोधक है, ठीक है। अब यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलमाल शब्द है। तो भैया कौन नहीं बता सकता है, गोलमाल शब्द एक देशज शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, यानी उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यही आपको बताना है। तो उपकार शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, यानी उप जोड़कार
मिलके बना है उपकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उप एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 71 नंबर सवाल है ना, इसका आंसर मैं गूगल में भी खोजा, उस समय तो वो मुझे भाई मैं नहीं दिखा, तो इसलिए मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। तो इसका आंसर गूगल में भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सर से पूछा अपने मणि त्रिपाठी जी सर से, तो वो डिटेल में बता दिया हमको, ठीक है। शब्दांश, शब्दांश किस तरह बना है? शब्द जोड़ अंश से बना है, ठीक है। तो शब्द जोड़ अंश मतलब शब्द के कितने अंश होते हैं, शब्द के अंश को कितने भागों में बांटा गया है वही आपको बताना है। शब्द जोड़ अंश मतलब एक शब्द में कितने अंश हो सकते हैं? तो भैया शब्द में 2 ही अंश हो सकते हैं, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी 2 एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्प शब्द में प्रत्यय है, सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है वही आपको बताना है। तो सर्प शब्द में अ प्रत्यय है। सर्प किस तरह मिलकर बना है मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ जोड़ अ से क्या बना है? सर्प बना है, ठीक है। अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि अपमान शब्द का विशेषण है, अपमान शब्द का विशेषण क्या है वही आपको बताना है। इधर साइड के जो ग्रामर था उसमें बताया था क्या, चाचा का विशेषण शब्द क्या होता है? चचेरा। उसी प्रकार यहाँ पर अपमान का विशेषण क्या होता है? अपमानित। अपमानित किधर? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभापति शब्द कौन सा समास है? तो भैया सभा का पति यानी सभा का जो मालिक होता है उसे सभापति कहते हैं। तो का है, तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो समास के बारे में बताइए दिए हैं किस वीडियो में, आपको डिटेल मिल जाएगा, तो उसको देख ही लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बह, यहाँ पर पदबंध आ गया, तो भैया इसके बारे में बताइए दिए कि आप लोग जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर डिटेल दूंगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विशेषण, मतलब विशेषण पदबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो इसके तो भैया इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, इसलिए अगर आपको इसका आंसर पूरा प्रूफ के साथ मालूम हो, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे पता भी चल जाएगा कि भैया यहाँ तो कौन कौन वीडियो देखा है। अब देखिए यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है नभ, ठीक है। अब यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? तो भैया अंधकार शब्द का विलोम कौन नहीं बताएगा यार, अंधकार का प्रकाश होता है। अब यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव उपासक के लिए एक शब्द है, शिव के जो उपासक होते हैं मतलब भगवान शिव जी के जो उपासक होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है? तो शैव कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वालों को क्या कहा जाता है? बौद्ध कहा जाता है। उसी प्रकार शैव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, अप्रत्याशित का मतलब होता है मतलब अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोना धातु कौन लिंग है? तो सोना धातु क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी शब्द क्या है? घड़ी एक जाति को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? जैसे लाल घड़ी हो गया, काला घड़ी हो गया, उजला घड़ी हो गया, बड़ा घड़ी हो गया, छोटा घड़ी हो गया, ये क्या हो गया? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया, मतलब उसका स्पेसिफिक नाम हो गया, तो भैया वह व्यक्तिवाचक हो गया। और जाति का आप बता रहा है तो जातिवाचक हो गया, मतलब उसके समूह का नाम, समूह का नहीं कहेंगे, जाति का नाम बता रहा है तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। अब यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होता है। जेठानी किधर? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन फिर से समास पूछ दिया है। आप लोग देखा ना समास कितना इंपॉर्टेंट है, समास पदबंध और इधर एक और चीज़ था संधि और मुहावरे का अर्थ, ये सब बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बखूबी शब्द कौन सा समास है? बखूबी शब्द अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो ब जोड़ खूबी, ठीक है। ब क्या है? एक उपसर्ग है, और उपसर्ग जिसमें भी रहता है तो उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग ऐसा जिसका अर्थ मतलब सिंगल का अर्थ नहीं है, ब का कोई सिंगल अर्थ निकालेगा क्या होता है, उसी प्रकार को अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा यह किस काल का उदाहरण है, यही आपको बताना है भैया। होगा, अब कौन नहीं बताएगा भाई, यह भविष्यत काल है रहता तो क्या होता? वर्तमान काल होता, और था रहता यहाँ पर तो क्या होता? भूतकाल होता। तो इसमें भाई कौन बताएगा यार, ये तो इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है।
अब देखिए यहाँ पर फिर से सबूत वाला सेक्शन आ गया है। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो भाई इसका आंसर हर कोई बता सकता है, अगर थोड़ा सा भी बुक पढ़ा होगा तो। उसको क्या था, बहू से विवाद था। क्या कि क्वेश्चनों में दिया है, रुकिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। भैया क्वेश्चन है पूछ दिया है तो विवाद था, तभी ना क्वेश्चन पूछा है। तो भैया इसका आंसर कौन नहीं बताएगा यार। इसका आंसर होगा बहू के साथ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। तो किस चिंता से, बाढ़, वहाँ पर बाढ़ बहुत आता था इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। रुकिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज में दे दिया है, लक्ष्मी को क्या लग रहा था, बाढ़ आएगी, ठीक है, यह ना चिंता था उसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। देखिए फिर से पूछ दिया कवि का, मतलब कवि का जन्म पूछ दिया है, ठीक है, कवि नहीं है, लेखक है, लेखक का जन्म पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ पर इस पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1929 ईस्वी में 7 कौड़ी होता जी का जन्म हुआ था, ठीक है। 7 कौड़ी होता, हम भी जब होता पढ़ रहे थे ना तो लग रहा था कि होता मतलब होता है, लेकिन थोड़ा दिन पढ़े तब पता चला कि ससुर इसका नाम है होता। अब यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, ठीक है, मतलब किस जगह काम कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शहर में। आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करने लगे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शहर में। अब 90 नंबर क्वेश्चन में भाई मुझे भी डाउट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगू कितने वर्ष की है। तो भाई मैं जितना पढ़ा हूँ उतना मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा हूँ, तो उसमें मुझे नहीं दिखा है कि 14 वर्ष कहाँ है, लेकिन 12 वर्ष हमको दे किया है। 12 वर्ष मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और 14 वर्ष पर मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको मिलता है 14 वर्ष तो आप लोग बता दीजिए कि इस पेज के इस लाइन में है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किधर गया, 12 वर्ष, ठीक है। मंगू थी ना, मंगू, उसका उम्र कितना था, 12 वर्ष का था, ठीक है। तो आप लोगों को अगर दिखता है 14 वर्ष तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदुरई पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है कि यह जो वाक्य है यह कहाँ लिखा हुआ है, वहीं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। तो भैया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में यह लिखा हुआ है कि मदुरई पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है। समझ में आ रहा है ना, ये पहले के लाइन में लिख दिया है, किस चैप्टर का है, नगर सुजाता का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था। तो भैया ये कौन नहीं बता सकता यार, पापती, पापती किधर है, ऑप्शन नंबर सी में पपाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पापती। अब यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि सीता क्या देखकर रुआइस हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी काला ओढ़ना देखकर वह रुआइस हो गई थी, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआइस हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की जो पत्नी थी उसकी क्या नाम था। तो भंवरी नाम था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नारायण की पत्नी क्या थी, भंवरी थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज 96 और 97 क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर विद प्रूफ मालूम हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट को पढ़ के सुना दूंगा सबको, यह आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम हो तो भैया वो भी बता दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ कहानी है, यहाँ पर कन्नड़ कहानी है ना, इसकी रचनाकार कौन है, श्रीनिवास जी हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, यानी किस भाषा के साहित्यकार है। तो भैया कन्नड़ भाषा यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि अच्युत किसका बेटा था। तो अच्युत लक्ष्मी का बेटा था, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। रुकिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बड़ा लड़का का नाम क्या था, अच्युत था, ठीक है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज इस वीडियो को बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, बहुत एक्सेस मेहनत करना पड़ा है। सबसे पहले तो यार पूरा पढ़े हैं, उसके बाद
पढ़ाए हैं भाई, मतलब आप खुद समझ सकते हैं भाई, क्या बताएं आप सभी को। आप खुद एक स्टूडेंट है तो आपको समझ में आ गया होगा, अकेले मेहनत करना पड़ा है मुझे। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो के साथ क्या करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।